नंदिता आए दिन मायके आती तो भाभी से लड़ाई झगड़ा करके चली जाती और वो अपने पति से कहती नंदिता को आना होता है तो इज्जत से आया करे, मुझसे फालतू का झगड़ा करके चली जाती है। और माँ जी भी उसका साथ देती हैं। एक दिन किसी बात पर झगड़ा हुआ तो नंदिता भाभी के साथ हाथापाई करने लगी और उसका सर फोड़कर भाग गई। तो उल्टा सास ने तमाशा लगा दिया कि मेरी बेटी को मारकर निकाल दिया, अब सलोनी जाकर नंदिता से माफ़ी मांगे। वो सलोनी को बेटी के ससुराल ले गईं तो नंदिता गुस्से से भाभी की ओर आई तो उसने उठाकर उसे ज़मीन पर पटका और माँ भाभी से कहो कि मेरे लिए मटर पनीर बनाए, एक तो मेरे ससुराल वाले सब्जी दाल के अलावा कुछ बनाते ही नहीं हैं। तरस रही हूँ मैं पनीर खाने के लिए। आपने भी मेरी शादी पता नहीं किन कंजूसों और गरीबों में करवा दी है। नंदिता जैसे ही अपने मायके में आई उसने अपना बैग एक और फेंका जिसमें उसके 3-4 जोड़े कपड़े थे। किचन में खड़ी सलोनी आज दाल चावल बना रही थी। जब नंद की बात सुनकर सलोनी के माथे पर बल पड़े। अभी नंदिता को गए हुए सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे कि फिर अपना बैग उठाए यहाँ पहुँच गई थी। कुसुम देवी कहने लगी, हाँ हाँ, जो तू कह रही है वही बनेगा। सलोनी, थोड़ा मटर पनीर भी बना लो, मेरी नंदिता ने आज मटर पनीर खाना है। सलोनी अभी पूरे घर की साफ सफाई करके दाल चावल बनाने लगी थी और अब तो बन भी चुके थे। उसका इरादा था कि आज थोड़ी देर दोपहर को सो जाएगी। 4 महीने हो गए थे लेकिन वो मायके नहीं जा पाई थी। जब भी विशाल से कहती कि उसे मायके जाना है वो तुरंत बात को टाल देता, कहता अभी रुक जाओ, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तुम चली जाओगी तो सारा घर अस्त व्यस्त होकर रह जाएगा। विशाल का व्यवहार सलोनी के साथ बहुत अच्छा था। यही कारण था कि वो विशाल की बात को टालती नहीं थी। जितने दिन तक नंदिता मायके में नहीं आती थी कुसुम जी का व्यवहार सलोनी के साथ बहुत अच्छा होता था। कभी कभी जब देखती थी कि सलोनी थकी हुई है, आराम कर रही है, तो शाम की चाय भी खुद बना लेती और सलोनी से कहती, बेटा चाय पी लो, मैंने बना दी है। कुसुम जी की आदत ज़्यादा रोक टोक करने की नहीं थी और ना ही खाने की चीज़ों में कमियां निकालती थी। लेकिन नंदिता बहुत तेज़ तर्रार थी। आज भी सलोनी के माथे पर बल पड़े थे। चुपचाप उसने दाल को तड़का लगाया। तब तक नंदिता किचन में आ गई। हे भगवान, क्या हाल कर दिया किचन का तुमने। भाभी, अरे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने किचन को चमका के रखा था, मगर जब से तुम्हारे हाथ में किचन आया है तुमने तो किचन का सत्यानाश करके रख दिया है। सलोनी कहने लगी कि अरे नंदिता, हर 4 दिन बाद तो तुम मायके आ जाती हो, तुम खुद ही अपना किचन भी संभाल लिया करो। अगर मेरा काम करने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं है तो ऐसा करो, रात के लिए मटर पनीर भी तुम ही बना लो, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो तुम्हें खाना बनाना आता है। ये सुनकर कहने लगी, मैं क्यों बनाऊँ, मैं मायके में आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं आती। और मैंने नोट किया है कि जब भी मैं आती हूँ तुम्हारा मुंह बन जाता है। अरे अपनी माँ से मिलने आती हूँ, अपने बाप के घर आती हूँ, तुम्हारी शक्ल पर क्यों 12 बज जाते हैं। सलोनी कहने लगी, इस समय मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं वैसे भी थकी हुई हूँ, दाल चावल मैंने बना दिए हैं और मैं अब सोने जा रही हूँ। तुम्हें अगर इससे ज़्यादा कुछ खाना है तो अपने लिए खुद ही बना लो, वैसे भी तुम्हारे बाप का घर है। ये कहकर सलोनी अपने कमरे में चली गई। वो उसके नखरे उठा उठा कर तंग आ चुकी थी और हर तीसरे दिन वो आ जाती थी। अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती थी कि बड़े कठोर लोग हैं। अगर उसके ससुराल वाले इतने ही कठोर थे तो उसे मायके क्यों आने देते थे। सलोनी सोच चुकी थी कि रात को जब विशाल आएगा तो उससे साफ बात करेगी कि वो भी अपने मायके जाना चाहती है। मगर विशाल कमरे में आने से पहले अपनी माँ बहन की बात सुनकर ही कमरे में आया था। गहरी सांस लेकर चुपचाप बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। सलोनी कहने लगी, कल सुबह मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो कहने लगा, वो क्यों। कहने लगी, क्यों, तुम्हारी बहन नहीं आती, हर दूसरे तीसरे दिन पहुंची हुई होती है और मुझे 4 महीने हो गए जब से शादी हुई है, बस एक बार ही मायके गई हूँ और तुम्हारी बहन 20 बार आ चुकी है। विशाल के और नंदिता की शादी एक साथ ही हुई थी। नंदिता विदा होकर अपने ससुराल गई थी और सलोनी यहाँ आई थी और इन 4 महीनों में लगता था कि नंदिता की शादी हुई ही ना हो, क्योंकि ससुराल से ज़्यादा तो वो मायके में रहती थी और ये बात सलोनी से सहन नहीं होती थी, क्योंकि वो भी अपने घर में लाडली थी, सबसे छोटी बेटी थी और माता पिता ने उसके नखरे भी बहुत उठाए थे, इसलिए ये बातें उसे भी सहन करने की आदत नहीं थी। उसे कुसुम जी से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उनका व्यवहार सलोनी से बहुत अच्छा था। मगर नंदिता जब भी आती तो कुसुम जी का बात करने का अंदाज भी बदल जाता। वो बेटी की बातों में आने लगती। सलोनी कहने लगी कि मैं कल सुबह सुबह चली जाऊंगी। विशाल कहने लगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है
और फिर नंदिता भी आई हुई है। सलोनी बड़े गुस्से से बोली, वो तो आई रहती हैं, बस एक मेरे जाने से सबको परेशानी शुरू हो जाती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल मायके जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। सलोनी का गुस्सा देखकर विशाल कहने लगा, मेरी ओर से तुम अभी चली जाओ, चलो बांधो अपना सामान, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ तुम्हारे मायके, और जी भर कर रह कर आना। दोनों की बहस की आवाज़ जब बाहर नंदिता ने सुनी तो मुस्कुराने लगी, दिल ही दिल में कहने लगी, अच्छा है इनका झगड़ा तो शुरू हुआ। विशाल ने गुस्से में आकर सलोनी का बैग नीचे उतारा और बैग में उसके कपड़े डालने लगा। सलोनी ये देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगा, मुंह बंद करो, अपना सामान रखो, अपनी चप्पल पहनो और आओ, तुम्हें छोड़ कर आऊँ। तुम्हारे मायके तुम्हें मेरी बहन इतनी चुभने लग गई है, वो आ क्या जाती है, तुम्हारा तो मुंह बन जाता है। आज तुमने मेरी बहन के लिए उसकी पसंद का खाना भी नहीं बनाया। विशाल गुस्से से सलोनी के कपड़े बैग में डालकर बंद कर चुका था। फिर कहने लगा, चलो आओ, तुम्हें छोड़ कर आऊँ। वो हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएं। वो कहने लगा कि मैंने किस चीज़ की कमी रखी है तुम्हारे लिए? ठीक है, तुम 4 महीने से अपने मायके नहीं गई, इसलिए जब भी मेरी बहन आती है तो मुझे ताने देती रहती हो। मैं अपने काम से थका हुआ आता हूँ और आते ही मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती हैं। मत करो तुम कोई भी काम, तुम यहाँ नहीं थी तब भी मेरा घर चल रहा था, हम भूखे नहीं मर रहे थे। विशाल की बातें सुनकर सलोनी रोने लगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और फिर मायके भी नहीं गई। अगले दिन उसने सबके लिए खाना बनाया था। सलोनी को ऐसे काम करता देखकर नंदिता तो बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी किचन में आकर उसे ताने देने लगी। कहने लगी, बड़ी अकड़ होती है कुछ लोगों में, लेकिन भाई हमेशा अपनी बहन का ही साथ देते हैं, या फिर माँ का। चलो अच्छी बात है, तुम्हें भी अपनी औकात तो पता चली कि तुम क्या हो। सलोनी पहले ही दुखी थी। कहने लगी, हाँ ठीक कहा तुमने, कम से कम मैं अपने पति की बात का मान तो रखती हूँ। मुंह उठाकर उसका घर बर्बाद करने के लिए आए दिन मायके नहीं पहुँच जाती। वैसे तुम्हारे पति का भी जवाब नहीं, और तुम्हारे ससुराल वाले भी अजीब हैं। एक और तो तुम कहती हो कि तुम्हारे ससुराल वाले बड़े कठोर स्वभाव के हैं, तुम्हारा पति बहुत गुस्से वाला है, तुम्हारा जीना मुश्किल कर रखा है। पर उन्होंने तुम्हें कितनी खुली छूट दे रखी है कि हर तीसरे दिन तुम मायके पहुंच जाती हो। अरे अपना घर बसाना सीखो, अपने घर में रहा करो। जैसे मैं अपनी नंद की और अपनी सास की सेवा करती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ, तुम भी किया करो, तो हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगें। मुझे तो लगता है तुम्हें मायके भेजने के बाद तुम्हारे पति बहुत सुकून की सांस लेते होंगे कि चलो कुछ दिनों के लिए भला टली। सलोनी की बात सुनकर तो नंदिता के तन बदन में आग लगी थी। कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुनाओ। नंदिता ने तो लिहाज भी नहीं किया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी, लेकिन सलोनी उसका हाथ पकड़कर झटक चुकी थी। कहने लगी, बिल्कुल तमीज़ के साथ रहना मेरे साथ, ये हाथ उठाने वाले काम अपने ससुराल में ही करो तो अच्छा है। उन दोनों की बहस बढ़ गई। कुसुम देवी जब किचन में आई तो बहू और बेटी को लड़ता देखकर कहने लगी, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? नंदिता कहने लगी, इस लड़की से सहन नहीं होता है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। रात को अपने पति से लड़ रही थी, मन नहीं भरा तो मुझसे लड़ने लग गई। कुसुम जी कहने लगी, सलोनी अगर तुम पर मेरी बेटी की 2 रोटियां बनाना इतनी ही भारी हैं तो मैं खुद बना लिया करूँगी। वो कहने लगी, माँ जी लगी बात बराबरी की होती है। जब मैं 4 महीने से अपने मायके नहीं गई तो आपकी बेटी को क्या परेशानी है? क्यों अपने ससुराल में नहीं रहती? मुंह उठा के यहाँ क्यों आ जाती है? चलो आ गई तो आराम से रहे, मुझे क्यों बातें सुनाती है? जब मेरी शादी हुई थी उस समय किचन की क्या हालत थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे मैंने किचन का एक एक कोना साफ किया था। जब आती है कहती है मैंने किचन का सत्यानाश कर दिया है। अगर इसे इतना ही बुरा लगता है तो संभाल ले आके अपना किचन। बात बात पर कहती है मेरे बाप का घर है, बाप का घर है, तो बाप के घर में खुद खाना बना ले। मेरे पति से मेरी शिकायतें लगाकर क्यों हमारा रिश्ता ख़राब कर रही है? अपना घर इसको बसाना नहीं आता और मेरा घर बर्बाद कर रही है। कुसुम जी ने ये सारी बातें सुनी तो कहने लगी, तुम्हारे मुंह में तो बहुत लंबी ज़बान है, मुझे नहीं पता था, मैं तो समझी थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो कहने लगी, जब भी आती है तो अपने व्यवहार में भी बदलाव आपके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि ये आपको मेरे खिलाफ बातें सिखाती है, वरना जब तक ये नहीं आती हमारे घर में भी बड़ी शांति और सुकून रहता है। ये कहकर सलोनी ने गैस बंद की, क्योंकि खाना बन चुका था, और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात को जब विशाल आया तो उसने ना अपनी माँ की सुनी ना बहन की, बल्कि जैसे ही दोनों ने बात शुरू की उसने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, बस भी करो, मैं आप लोगों की रोज़ रोज़ की शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया तो सलोनी कहने लगी
कि अपनी बहन को समझाओ कि अपने ससुराल में रहे और यहाँ पर मुझे भी सुकून से रहने दे। ठीक है, आपको मेरा मायके जाना पसंद नहीं तो मैं नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे इस बात पर ताने देती रहे, मुझे बातें सुनाए। ये सुनकर विशाल कहने लगा, तुम चिंता ना करो, मैं बात करूँगा माँ से, उनसे कहूँगा कि नंदिता को समझाएं कि अपने घर में रहे। नंदिता कान लगाए खड़ी थी। जब देखा कि भाई ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा तो रोती धोती अपना बैग उठाकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसका व्यवहार सबके साथ ऐसा ही था। हर समय हर किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी, सास से भी और अपनी छोटी नंदों से भी झगड़ा करती रहती थी। तंग आकर उसका पति उससे यही कहता था कि जाओ, चली जाओ अपने मायके, जाकर अपनी माँ की जान खाओ, हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि उसे सही से काम करना आता ही नहीं था। उसका पति सिद्धार्थ बहुत सीधा आदमी था, इसलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे मायके भेज देता था और मायके आकर उसकी लड़ाई सलोनी से शुरू हो जाती थी। जब ससुराल पहुंची तो अचानक नंदिता के आ जाने पर उसका पति सिद्धार्थ कहने लगा, क्या बात है, मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने भी धक्के देकर निकाल दिया तुम्हें, वो भी तंग आ चुकी होंगी तुमसे। तुम जैसी औरत को बर्दाश्त करना आसान तो नहीं होता। पता नहीं मेरा भाग्य फूटा था जो मेरी शादी तुमसे हो गई। ये सुनकर नंदिता ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी, यहाँ पर भी सबको बुरी लगती हूँ और मेरी माँ ने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई थी कि शायद आपको मेरी याद आ गई हो। वो कहने लगा, तुम करती ही क्या हो जो मुझे तुम्हारा इंतज़ार हो। आज तक कभी तुमने मेरा कोई काम किया है? ना तुम मेरे कपड़े इस्त्री करती हो, ना ऑफिस जाने में मेरी तैयारी करवाती हो, ना खाना बनाती हो। मैं भला तुम्हें क्यों याद करने लगा? बल्कि मैं तो तुम्हारे जाने पर बहुत चैन की सांस लेता हूँ। ये सुनकर नंदिता ने तकिया ठीक किया और करवट बदलकर सो गई। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो बुरी तरह से उसका हाथ झटक दिया। कहने लगी, हाथ भी मत लगाना मुझे, जब भी मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। सिद्धार्थ कहने लगा, तुम्हारी मर्जी, जब तुमसे दूर हो जाऊँगा तब तुम्हें पता चलेगा। वो कहने लगी, हाँ हाँ तो चले जाओ ना, मेरी भी जान छूटे, ये मेरी ही हिम्मत है कि मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर रही हूँ। सिद्धार्थ को भी अब गुस्सा आने लगा था। अभी 8 दिन नहीं गुजरे थे कि फिर से अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर नंदिता मायके चली गई। इस बार बड़े गुस्से में मायके आई थी, लेकिन जब मायके पहुंची तो पता चला कि सलोनी अपने घर वालों से मिलने अपने मायके गई है। उसकी माँ ने जब नंदिता को देखा तो कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गई, आज तो वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द है, ऐसा करो कि खाना तुम बना लो। नंदिता कहने लगी, मैं क्यों बनाऊँ खाना, फ़ोन करें सलोनी को कि तुरंत वापस आए। वो कहने लगी, अरे अभी सुबह ही तो गई है, इतनी जल्दी कैसे आएगी, और पूरे 5 महीने बाद बहू अपने मायके गई है। इस बार तो विशाल ने भी मुझसे साफ कह दिया है कि 5-6 दिन सलोनी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अब विशाल से बहस नहीं करूँगी। अच्छा है तुम आ गई हो, चलो कुछ खाने को बना लो। नंदिता कहने लगी, मैं नहीं कुछ बनाने वाली, अपने घर से भी काम करके आओ, यहाँ पर भी आकर करो। कुसुम जी कहने लगी, मुझे पता है तुम अपने घर में कितना काम करती हो, तुम्हें तो शुरू से ही खाना बनाने की आदत नहीं थी, तुम तो शुरू से ही किचन की शक्ल नहीं देखती थी। रो धोकर कुसुम जी को ही खाना बनाना पड़ा। रात को जब विशाल आया तो नंदिता बोल पड़ी, कहने लगी, बुलाओ अपनी पत्नी को, उसे दिखाई नहीं देता कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई हैं, उनसे अब काम नहीं होता। विशाल कहने लगा, तुम आ तो गई हो, तुम ही काम कर लो, अब इतने समय बाद तो सलोनी मायके गई है तो 4 दिन तो रहकर आएगी। 4 दिन तक नंदिता अपना गुस्सा पीती रही, क्योंकि माँ से कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे काम करना पड़ रहा था। जैसे ही सलोनी अपने मायके से आई तो नंदिता ने उसके साथ बहस शुरू कर दी। आ गई महारानी, पड़ गई कलेजे में ठंडक, चलो जल्दी से किचन में जाओ, सिंक में बर्तनों का ढेर पड़ा है, जाकर धो और खाना भी बनाओ। वो ऐसे हुक्म चलाने लगी जैसे कि पता नहीं क्या हो। सलोनी कहने लगी, तमीज़ से बात करो। फिर जब किचन की बिगड़ी हालत देखी तो कहने लगी, तुम तो बड़ी बातें करती थी कि तुमने शादी से पहले पूरा किचन चमका के रखा था, तो ऐसे रखती थी तुम अपने किचन को, बर्तनों से सिंक भरा पड़ा है, गैस पर जले हुए के निशान हैं। वो कहने लगी, मेरा काम नहीं है ये अब तुम इस घर का काम करोगी। सलोनी कहने लगी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। दोनों में ही झगड़ा हो गया। नंदिता पहले ही तपी बैठी थी, इसलिए उसने सलोनी के बाल पकड़कर झंझोर डाले, उसे थप्पड़ भी मारा कि वो पीछे जाकर गिर गई। सलोनी का सर फट चुका था। उसे खून से लथपथ देखकर नंदिता अपने ससुराल वापस चली गई। सलोनी ने विशाल को फ़ोन कर दिया। वो भागा दौड़ा ऑफिस से घर आया, देखा तो सलोनी का सर फटा हुआ था। कुसुम जी कहने लगी, इसने जानबूझकर अपना सर फोड़ा है और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया।
पता नहीं उसके ससुराल वाले अब उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये पट्टी भी नंदिता ही कुसुम देवी को पढ़ा कर गई थी ताकि उस पर कोई बात ना आ जाए। विशाल ने तो ये भी नहीं देखा कि पत्नी के सर पर चोट है। उससे कहने लगा कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है। वो कहने लगी आपकी माँ और बहन झूठ बोल रही हैं। वो कहने लगा हाँ तुम ही तो एक सच्ची हो। पहले तो उसने सलोनी के सर पर पट्टी करवाई, फिर उससे कहने लगा मेरी बहन से माफ़ी मांगो। वो कहने लगी मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी, या तो तुम अपनी बहन को अपने घर पर रखो या फिर मुझे। वो कहने लगा अगर मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया तो जिम्मेदार तुम होगी। अभी के अभी मेरे साथ मेरी बहन के ससुराल चलो और जाकर माफ़ी मांगो। कुसुम देवी कहने लगी ये जो कुछ तुम्हारी पत्नी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी का घर बस पाएगा। और विशाल को ये चिंता थी कि अगर नंदिता का घर ना बसा तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए मायके में आकर बैठ जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। इसलिए ज़बरदस्ती सलोनी को अपने और अपनी माँ के साथ नंदिता के ससुराल लेकर पहुँच गया। नंदिता के ससुराल पहुंचकर देखा तो वहां पर तमाशा लगा हुआ था। नंदिता ने जब सलोनी को देखा तो उसको मारने के लिए लपकी थी, लेकिन विशाल बीच में आ गया। कहने लगा ये क्या बदतमीजी है। कहने लगी इस औरत के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। सिद्धार्थ कहने लगा ये झूठ बोल रही है, इसका घर इसके खुद के कारण बर्बाद हुआ है, क्योंकि ये ससुराल में रहती ही नहीं थी, इसे मायके में रहने की पड़ी रहती थी। जब देखो मेरी माँ से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती थी। आज तक इसने मेरा कोई काम नहीं किया। मैं ऐसी पत्नी का क्या करूं जो मेरे किसी काम की है ही नहीं। ये न यहाँ सुकून से रहती थी और न ही अपने मायके में जाकर अपनी भाभी को सुकून से रहने देती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। तुम कहोगे तो तुम्हारी बहन को डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन ये सोचकर डाइवोर्स लेना कि ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। ये सुनकर विशाल ने नंदिता से कहा कि तुम मेरे घर नहीं आओगी, यहीं रहोगी अपने पति के घर पर, और ख़बरदार जो तुमने दोबारा मायके आने का सोचा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा घर बर्बाद करो। ये कहकर वो अपनी माँ और सलोनी को वापस ले आया था। नंदिता अपनी आंखों के सामने अपने पति को उसकी दूसरी पत्नी के साथ हंसते बोलते देखती रहती थी और अपना दिल जलाती रहती थी। दूसरों का घर बर्बाद करने वाली लड़कियों का अंजाम यही होता है। अपने भाई और भाभी का झगड़ा कराकर खुश रहने वाली नंदिता आज अपना घर बर्बाद कर बैठी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।